तो हमारे साथ पॉडकास्ट में आज हैं पूर्व आईएफएस ऑफिसर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज सिद्धांत को ज़मीनी स्तर पर लागू करने वाले और कभी गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे मणिशंकर अय्यर सर। शुक्रिया, नमस्कार। बोर्डिंग पास एक्सेप्ट कीजिए। पहला सवाल जिसके साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ सर, मैं जब आ रही थी तो रास्ते में जब हम थे उसी समय ये खबर आई, हैदराबाद पहुँचे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल मीट में उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि जो हमने ट्रीटी बंद की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने कहा वो कभी नहीं खुलने वाली, हम पानी पाकिस्तान को कभी नहीं देने वाले। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके हमने संदेश देने की कोशिश की है कि जिनकी आंखों का पानी मर गया है उनको पानी नहीं मिल सकता भारत से। आपको याद होगा इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो अब तुरंत अभी राजनाथ सिंह की तरफ से कही हुई ये बात कि जिसकी आंख का पानी मर गया है उसको पानी भारत नहीं देगा, आप कैसे देखते हैं? एक तो उनकी आंख के पानी ख़त्म नहीं हुआ है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि पानी तो बहते रहता है, उसको आप रोकें तो कहीं न कहीं सागर बन जाएगा और पूरा पंजाब हमारा डूब जाएगा, या तो कहीं और पानी जाकर उस जगह को डूब देगी। तो ये कहना कि हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी को रद्द किया है, या अंग्रेज़ी में कहते हैं केप्ट इन अबेयंस, जो आप करना चाहते हो एक कागज़ के साथ वो करो, लेकिन पानी जो बहता है एक पूरे साल से, क्यों नहीं पानी रुका है हिंदुस्तान में, क्यों वो पाकिस्तान को गया है? क्या आप कह सकते हैं जो मर्ज़ी कहना है, लेकिन आप कुदरत को रोकेंगे क्या? तो ऐसा कहना बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाने के लिए है। वो कुछ कर नहीं सकते हैं उसको रोकने में, और किया तो ज़माने में हो सकता था कि हम एक भाखड़ा डैम बनाएं, लेकिन अब आपने एक बंद बनाने की कोशिश की, तो ज़मीन जो लेना है उसके लिए, उसमें तो किसान है, फसल हो रहा है, तो वो क्या आपको छोड़ेंगे आसानी से? जो बिग डैम्स का एरा है वो तो बिल्कुल पूरा हो गया है। अब तो हमें छोटे छोटे बांध बनाने पड़ते हैं, अब उनको बनाने में समय लगेगा। ये कहना कि मैं मोदी हूँ और इसलिए मैं पानी से कहता हूँ कि रुक जाओ और वो रुक जाएगा, ये क्या अजीब चीज़ है। ये बस दिखावट के लिए है, ये बस राजनीति के लिए है, और बुद्धिजीवियों के साथ जाकर ऐसा मूर्खपना कहना मुझको लगता है कि वो दर्शाता है कि कौन बुद्धिजीवी है और कौन मूर्ख है। पहलगाम जब आतंकी हमला हुआ था उसके बाद आतंकियों ने पहली गोली जिन्हें मारी थी शुभम द्विवेदी, उनकी वाइफ कानपुर में थी, मैं उनका पॉडकास्ट करने गई थी, उन्होंने रोते हुए मुझे ये बात कही कि वो बदला चाहती हैं। उनके इस बयान पर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने बहुत पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत रोकी नहीं जानी चाहिए, बातचीत होगी तभी समस्या का हल निकलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पहलगाम के बाद आपको लगता है कि अब बातचीत बंद होनी चाहिए? मैं ही नहीं कह रहा हूँ, 193 ममालिक हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के मेंबरान हैं, उनमें से एक कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया। 192 इसको मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी के बावजूद, शशि थरूर के बावजूद, राजनाथ सिंह के बावजूद और ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर के बावजूद कोई नहीं मानता है कि हमने कोई सबूत पेश की है कि पाकिस्तान हुकूमत के कारण वो आतंकवाद आए थे।
उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले कहा गया था कि 6 आतंकवाद आए, जिनमें से 3 पाकिस्तानी थे और 3 कश्मीरी थे, और उन 3 कश्मीरी आतंकवादियों की परिवार पर सरकार, भारत सरकार ने हमला करके उनके घर को जलाया या बुलडोज किया, और उनके पूरे परिवार, तीनों के 3 परिवार अब बिना कोई राहत में हैं। ये करने के बाद अब कहने लगे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी ही थे। और फिर उन्होंने कहा कि 2 ऑपरेशन चलाकर, एक का नाम ऑपरेशन महादेव, एक का नाम ऑपरेशन शक्ति, उन्होंने उन 3 पाकिस्तानियों को भी ख़त्म कर दिया है। तो आतंकवादियों पर यदि असली हों या उनके कहने पर, हमने बदला ले लिया है। अब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया, और उसका क्या नतीजा रहा? आज के दिन हाँ, उनके कोई एयरफील्ड्स डैमेज हुए हैं और शायद कुछ एयरक्राफ्ट गिर गए हों, लेकिन 1 साल बाद किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है, उसका हल निकालने के लिए पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका पाकिस्तान पर एक हद तक निर्भर है, और उन्हीं का इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं की तारीफ़ कर रही है। और वहीं जो एक मीटिंग हुई, वो भी इस्लामाबाद में ही हुई, और वो तैयार हैं इस्लामाबाद में कि आप दोबारा मिलना चाहते हो तो हम जो फैसिलिटीज़ चाहिए उनको हम उपलब्ध करेंगे। भारत की तरफ कौन देख रहा है? और यदि हम पर इतना अपराध हुआ हो कि दुनिया भर को चौंक उठना चाहिए, तो तब हमारी कूटनीति विफल रही है। तो हाँ, बदला ले लो। हालांकि गांधी जी ने हमें सिखाया कि बदला नहीं लेना चाहिए, कि दूसरे को समझाना चाहिए। अब दूसरे से आप मिलोगे ही नहीं तो कैसे समझाओगे? और जब तक कि आप उनको समझाते नहीं हैं, वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी क्या कहते हैं, ऑनर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। और हम हैं जो कि लाल किला में जो विस्फोट हुआ, उसके बाद अचानक और पहले मर्तबा 12 साल में हमने फ़ौरन नहीं किया कि कहा कि पाकिस्तान दोषी है। क्यों? पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, कुछ आवाज़ों ने इसकी जिम्मेवारी उठाई, लेकिन हम तो इस मामले में बिल्कुल चुप रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वो हमेशा के लिए हम तैयार हैं कि फ़ौरन हम कदम उठाएंगे। हाँ। और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामयाबी के कारण अब उन्होंने फिर ऑपरेशन सिंदूर को दोहराया, तो फिर दुनिया हमारे तरफ देखेगी नहीं, हमारा समर्थन नहीं करेगी। तो कोई दबा है तो भारत दबा है। किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप के तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है। और एक अजीब सा फील्ड मार्शल, जिन्होंने अपने को फील्ड मार्शल बनाया जबकि हमारा आक्रमण चल रहा था, जबकि हमारा वो अटैक चल रहा था, वो अब दुनिया में बन गए ट्रंप जी के फेवरेट फील्ड मार्शल, सबसे चाहने वाले फील्ड मार्शल। हाँ। और अजीब, किसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि एक फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उनके साथ ट्रंप जी ने न केवल भोजन किया, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान को निमंत्रण जी कि आप गाज़ा में बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने। उन्हीं को इजाज़त दिया गया या निमंत्रण दिया गया कि वो उस मीटिंग में बोलें। और उसके बाद
पाकिस्तान की तारीफ होते जा रही है और भारत, मैं ये नहीं कह रहा कि खंडन हो रहा है, लेकिन जो भी हम पर दबाव लगाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से वो लगाया जा रहा है। अब इसके बाद मुझे बताइए कि कौन बन गया सिकंदर, कौन जीता है? मैं लेकिन सर एक बार फिर से आपसे समझना चाहती हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मेरी सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान ने ही पहलगाम में हमला करवाया या आतंकी पहलगाम में आए, तो मैं ये मानती हूँ कि वो आतंकी पाकिस्तानी थे। सबूत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मणिशंकर अय्यर जी ये नहीं मानते कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे पहलगाम में? हो सकता है, हो भी सकता है कि 90% वो पाकिस्तानी ही थे, लेकिन उनमें से 3 में से किसी एक को पकड़ लेते तो जैसा कि भारत सरकार कांग्रेस के ज़माने में अजमल कसाब को पकड़ा तो उससे पता लगा कि वाकई ये पाकिस्तानी है, और फिर उससे जो सबूत मिला उससे पता लगा कि कोई मेजर इकबाल हैं पाकिस्तान में जो कि इनको डायरेक्शंस दे रहे थे। हाँ। और जिनके इशारे पर उन्होंने जो हंगामा किया, वो हरकत उन्होंने की, वो उन्होंने की किसी के निर्देश पर। लेकिन इस सिलसिले में ऐसा कोई सबूत नहीं आया है। आप मोदी जी के शब्दों पर विश्वास करें, ये कहकर कि भारतीय होने के कारण हमें भारतीय प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को मानना चाहिए, नहीं। तब ठीक है कि आप कहें जो आप कहते हैं। लेकिन आपने एक विधवा का जिक्र किया, एक और थे, और आप जानते हैं कौन है? एक नेवल कमांडर। जी सर। जिनकी पत्नी एक हफ्ते पुराने की पत्नी नहीं थी, वो अपने हनीमून पर पहलगाम गए थे और वहाँ से बैसान, और वहीं के वहीं उनके आंखों के सामने उनका हत्या हुआ था, और मौके पर ही उन्होंने कहा कि बदले लेने का सवाल नहीं है। तो इस तरीके से सिलेक्टिवली ये बताना मुझे कि एक औरत ने ये कहा और कि बाकी 25 ने नहीं क्या कहा मैं नहीं जानता, मुझको आप ये खबर दे सकती है या ये इल्म दे सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कहा कि बदला मत लो, उनसे कुछ समझौता करो, उनका जिक्र न करना, मैं समझता हूँ कि ये सभ्य नहीं है। इसी इंटेलेक्चुअल मीट में एक बात और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि हमने धारा 370 कश्मीर से ख़त्म किया। कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि कश्मीर से 370 ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमने न सिर्फ ये ऐतिहासिक काम किया है, बल्कि अब कश्मीर के अंदर विकास भी हो रहा है, अब कश्मीर के अंदर बच्चे खेल भी रहे हैं। इन सारी बातों का जिक्र अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उसके कुछ घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कहा गया है, बाकायदा कांग्रेस का नाम लेके। तो धारा 370 ख़त्म करना कश्मीर से, इसे आप बड़ा कदम बीजेपी का मानते हैं? एक तो मैं इसको बड़ा कदम नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है किसी प्रावधान को ख़त्म करने का, वो प्रोसीजर अपनाया नहीं गया था। इट हैज़ बीन रेड डाउन, इट हैज़ नॉट बीन एब्रोगेटेड। दूसरी चीज़, कांग्रेस ही ने 370 उस चैप्टर में लगाया है, उस अध्याय में लगाया है जहाँ की टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजंस 1950 के संविधान में लिखा गया है। तो हमने कभी नहीं कहा कि ये हमेशा हमेशा के लिए है। और जबकि गोपाल स्वामी अयंगार इस मामले में बोल रहे थे, वो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स थे, तो गोपाल स्वामी अयंगार ने कहा कि वहाँ का सूरत हाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा, तकरीबन 1/3 हिस्सा पर आक्रमण हुआ है
और दुश्मन ने उस पर कब्ज़ा किया है। तो उस बीच में जब तक कि वापस उस टेरिटरी को हम पाकिस्तान से वापस न लें, तब तक फ़िलहाल, टेम्पररी का मतलब फ़िलहाल 370 रहेगा। और अब राजनाथ सिंह जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े सीरियसली बैठते थे मेरे सामने पार्लियामेंट में, उनका कहना है कि हमने सबको खुश करवा दिया है। कभी नहीं कहते हैं। वो जानते हैं कि जो तनाव लगा हुआ है पाकिस्तान कश्मीर में, आप उमर अब्दुल्ला की बात सुनिएगा। वो बार बार कहते हैं कि हमसे जो स्टेटहुड छीना गया था, जब तक कि वो लौटा नहीं जाता है, जबकि हमारी इज्जत आप हमको लौटाते नहीं हो, तब तक हम खामोशी में नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वो गांधीवाद है, वो कहते हैं कि हिंसा के साथ हम नहीं लड़ेंगे, जो कश्मीरी हिंसा करते हैं उनके साथ हम नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली श्रीनगर से बात करे और श्रीनगर से हम दिल्ली आने को तैयार हैं, लेकिन हमसे बात कीजिएगा और अपना ही वायदा जो कि स्टेटहुड वापस करने का था, उसको आप पूरा कीजिए। अब उन्होंने पहले कहा कि चुनाव हो जाए तो हम करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार बन जाए, राज्य सरकार वहाँ, तो तब हम करेंगे। लेकिन जबकि उन्होंने देखा कि राज्य सरकार उन्होंने जो विकास किया है, उन्होंने जो बच्चों को खुश किया है, जो उन्होंने बच्चों को खिलाया है और खिलवाया है, वही बच्चे शायद कल पत्थर उठाकर पुलिस पर फेंकने लगे, जैसा कि उन्होंने किया है बार बार बूथ में। तो ये सोचना कि क्योंकि शांतिपूर्वक माहौल है इस समय वहाँ और फिलहाल, कि इसलिए कश्मीर में सब राज़ी खुश हैं, इस किस्म का जो दुर्दोष है, ये जो डिसइल्यूजन है, ये हटे और हकीकत को वो खुले आँख से देखें, तो तब उनको नज़र में आएगा कि सूरत हाल कश्मीर में असलियत में क्या है, और जो उनके मन में है वो एक बहुत दूर का ख्वाब है। What is happening in the mind of the BJP is a dream. What is happening in the lives of the Kashmiris is a nightmare. तो आपको अभी भी डर है कि कश्मीर का बच्चा कल दिन पत्थर फेंक सकता है? क्यों नहीं, वो फेंक सकता है, लेकिन वो फेंकेगा तब जबकि उसके खिलाफ उसको लगे कि सरकार काम कर रही है। वो नहीं मान रहा है कि उनकी भलाई के लिए हो रहा है जो हो रहा है। यदि वो मानते तो आसानी से बीजेपी हर जगह आ रही है, कश्मीर में क्यों नहीं आई जबकि चुनाव हुए, और वो भी उन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर जबकि वहाँ राज कर रहे थे। तो बाकी जगह उन्होंने गवर्नर का बहुत दुरुपयोग किया है, लेकिन कश्मीर में दुरुपयोग होने के बावजूद वहाँ की जनता ने तय किया कि हम भाजपा को नहीं चाहते। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती जिन्होंने बड़ी गलती की उनका साथ देने में, उनको भी बुरी तरह से हराया। अब ये जो सारे सवाल मैंने आपसे पूछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के, वो दरअसल ये कह रहे थे कि 12 साल में बीजेपी की जो उपलब्धियां रही हैं, अब धारा 370 के लिए तो आपने कहा कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब जब ये रिकॉर्ड हो गया है कि चुने हुए प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल, तो ये जो उनका चुने हुए प्रधानमंत्री का सबसे लंबा 12 साल का कार्यकाल है, उसमें आप उनकी क्या उपलब्धियां मानते हैं?
आपको कौन से कार्य अच्छे लगे, या आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री के तौर पे ये तो भारत में होना ही चाहिए था? अब मुझे कुछ समय देना होगा इस सवाल का जवाब ढूंढने में, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे इस वक्त याद है कोई उपलब्धि नहीं है जिसका जिक्र मैं कर करूँ। ये होंगे कुछ, लेकिन सोच विचार करके निकालना पड़ेगा, और टीवी प्रोग्राम में वो समय नहीं रहता। तो जबकि मुझे कुछ मन में आता है कि ये बड़ी उपलब्धि है, तो तब मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। 12 साल के कार्यकाल में मोदी जी की विदेश नीति को अगर मैं नंबर देने को कहूँ तो 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? क्योंकि मैं एक जेनरस हार्टेड आदमी हूँ, मैं उनको 3 दूंगा 10 में। फेल नहीं करना चाहता, लेकिन सहानुभूति से फेल नहीं करवाना चाहता। नहीं तो उनको 0 देने में मुझको कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझको शर्म है एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर होने के नाते कि हमारे ही फॉरेन सर्विस के डॉक्टर जयशंकर एक सैंचो पांजा बनकर उनके साथ रह रहे हैं। और मैं ये आपको बताऊं कि फॉरेन सर्विस की जो बिरादरी है उनमें कोई फ़ख्र नहीं है कि उनका एक आदमी आज विदेश मंत्री बना है। पहले भी हमारे लोग विदेश मंत्री बने हैं, मिसाल के तौर पर नटवर सिंह जी, और हमारे में से ही एक बने हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, और हमारे बीच में से ही एक बने हैं राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। और हमें इन सब लोगों पर बहुत ही फ़ख्र है, लेकिन जयशंकर पर कौन फ़ख्र रख सकता है और कह सकता है खुदा से, जबकि क़यामत के दिन आएगी कि हम भी आपके बगल में खड़े होने के लिए चुन कर लीजिएगा। नहीं। आपकी तरफ से ये कहा गया कि हिंदुत्व बहुसंख्यक हिंदुओं के भीतर डर का माहौल पैदा करता है। 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डराया जा रहा है, ये आपका बयान था। बिल्कुल। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितने मुसलमानों को जानते हैं, लेकिन मैं बहुत मुसलमानों को जानता हूँ। बड़े लोग जो कि दानिश्वर हैं, जो थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। IUML जो केरल में है, उन्होंने मुझे बार बार बुलाया है। SDPI जो तमिलनाडु में है, उन्होंने मुझे अक्सर बुलाया है। IUML तो तमिलनाडु में शुरू हुआ था, तो उनके लोग मुझसे बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, और सरकार में थी IUML और अब भी है तमिलनाडु में। वैसा ही जबकि मैं ममता के साथ था, बहुत से मस्जिदों में हम गए और बहुत ऐसे जगह में जहाँ की मुसलमान थे। और यहाँ दिल्ली में नजीब जंग और SY कुरैशी जैसे महान मुसलमान लीडरों के सिवाय आम मुसलमान जो है वो बिल्कुल आज़ादी से हमारे घर में घूमते हैं। और सभी तबके में मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बहुत ही डरे हुए हैं। मुसलमान डरा हुआ है? हाँ, और क्यों नहीं डरेंगे? आप नहीं डरते? यदि आपके कोई जाने पाने ये या और कोई को जान से मारा डाले एक ट्रेन में क्योंकि वो कुछ मांस ले जा रहा है, आपको नहीं डर होता? यदि पहलू खां जैसे व्यक्ति को ट्रक से उतारकर ऐसे मारपीट उसको किया जाए कि वो बहुत ही नाजुक हालत में पुलिस ले जा रहा है अस्पताल को, और बीच में वो चाय बैग पीने के लिए रुक जाते हैं, आपको नहीं डर लगेगा? यदि आपके मुसलमान होने के कारण, मात्र उस कारण, आपको बहुत ही तिखड़ी नज़र से देखे कि आप अरसों से जो
क्या कहते हैं वो, कारवार नहीं, वो जो गंगा पानी लेकर चलते हैं, सावन के महीने में कावड़। हाँ, जिन्होंने कि मुसलमानों के हाथ भोजन किया है बार बार अरसों से, कि उनसे बताया गया कि गलती से कोई मुसलमान का हाथ से आपको भोजन न मिले, इसलिए सबके नाम दिखाने चाहिए। और वही मोहम्मद असलम और वही जहांगीर जो कि अपना धंधा चला रहा था, उसको आप अपने धंधे से रुकवाएं, जबकि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सेल्स होंगे, मात्र इस कारण के लिए कि वो मोहम्मदन है। तो यदि आपसे कहे जाए कि आप अपना धंधा नहीं चला सकते हो क्योंकि तुम हिंदू हो, आपको कैसे लगेगा? कुछ तो समझ लो। अंग्रेजी में एक शब्द है एम्पैथी, जो सिंपैथी से अलग है। एम्पैथी का मतलब बनता है कि आप कोशिश करते हैं कि उनके जगह आप पहुंच जाएं, कि उनकी भावनाओं को आप समझें। ये हिंदुत्व के लोग करने को तैयार नहीं हैं। वो हमेशा अपनी आस्था की बात करते हैं, दूसरों की आस्था से उनका कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं या सोचते हैं कम से कम कि मुसलमान तो हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदू ही हिंदुस्तान से जुड़ सकता है। ये सब लोग तो दीमक हैं या घुसपैठिया हैं, या उनकी देशभक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मक्का की तरफ देखकर अपना प्रार्थना करते हैं। अब ऐसे सोच के सामने मुझे एक हिंदू होने के नाते मुझको बताया जाए पाकिस्तान में, तो तब मुझे कैसे लगेगा? और मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैं वहाँ 3 साल रहा हूँ। लाहौर में आपका और जन्म हुआ? किसी ने नहीं, कराची में मैं भारत का कौंसल जनरल था। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे भेजा। और एक हिंदू होने के नाते किसी ने कभी भी एक गलत शब्द न तो मेरी राष्ट्रीयता पर, न तो मेरे धर्म के बारे में, न तो मेरे सभ्यता के बारे में कुछ भी कहा हो। यहाँ तक कि कराची के मेयर, एक जमाते इस्लामी के मेयर, जबकि मैं हारा हमारे चुनाव में यहाँ इंडिया में, और उसके बाद इंडिया टुडे की तरफ से मैं सहाफ़ी के रूप में पाकिस्तान गया और मेयर साहब से मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, वहाँ जाकर तुम क्यों खड़े होते हो? यहाँ चुनाव में खड़े लगते हैं तो किसकी हिम्मत बनती है आपके खिलाफ खड़े होने का? ये है असली पाकिस्तान। और जिस गलत फहमी में मोदी जी और हिंदुत्व ने आप जैसे लोगों को, आप जैसे नौजवान लोगों को, माफ़ कीजिए मेरी नज़रिया में आप बेटी हैं, कि आप जैसे नौजवानों को गुमराह करने में इतना लगे हुए हैं कि बस वो नफ़रत फैलाना चाहते हैं और प्यार से वो डरते हैं। मैं पाकिस्तान में था जबकि एक सभा बनी भारत से अच्छे रिश्ते रखने के लिए। नाम क्या था? पाक हिंद तो ज़रूर होगा उसके नाम में, लेकिन आगे पाक हिंद प्रेम सभा, पाक हिंद प्रेम सभा। प्रेम तो उर्दू शब्द नहीं है, हाँ। वो एक हिंदुस्तानी शब्द है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अब इस पाकिस्तान का कोई जिक्र कभी भी यहाँ हिंदुस्तान में होता है क्या? ये है असली पाकिस्तान। और क्योंकि 2 लोग हैं इस देश में, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह। ये दोनों जानते हैं कि ये है पाकिस्तानी हकीकत। तो वो नाकाब न होने के कारण ही वो इस दुश्मनी को चला सकते हैं। उनके लिए एक और दिक्कत है कि जबकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं और बनाकर ही चुनकर आए हैं, तो पाकिस्तान मुसलमान से कैसे दोस्ती करे?
ये है, अंग्रेज़ी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, जिसका हिंदी अनुवाद मुझे नहीं पता है। इट इज़ देयर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार तब तक ही बना सकते हैं जब तक कि पाकिस्तानी मुसलमान को एक दुश्मन दिखाए। और उनका जो मकसद है वो है अखंड भारत, और उस अखंड भारत को हिंदू भारत बनाने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में एक ही क्या कहते हैं एक अड़चन है, वो है कि हमारे देश में पूरा देश जो है भारत माता का, मतलब पाकिस्तान और बंगाल सहित यहाँ तक उतने मुसलमान हैं जो कि इंडोनेशिया से ही कम हैं। तो इनको कैसे हटाएं, और जबकि वो हटा नहीं सकते हैं तो इनको कैसे एक तरफा करें, यही है उनकी राजनीति। और इसलिए मैं कड़ी उनका मुखालिफत करता हूँ। हालांकि मेरे पीछे कोई कॉकरोच जनता पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस को छोड़िए। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, किसी भी समय मुझको मारा जा सकता है। और यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं, अजीब अजीब किस्म के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। शुक्र है कि 85 साल हो गए हैं, अब और कितना जीने का है। तो उन्होंने कुछ किया तो ठीक है, वो करे, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से हटूंगा नहीं, ये मोदी जी याद रखें। मैं शायद क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ती, लेकिन आपके इस जवाब के बाद मेरे मन में एक और सवाल है। हो सकता है मेरे इस सवाल से आपको फिर ये लगे कि मोदी जी मेरे जैसे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, पर मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ सर कि पाकिस्तान की जो असल तस्वीर है वो आपने हमें दिखाई, आपने बताया, और उसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपने बताया। लेकिन उसी पाकिस्तान की एक तस्वीर फिर हम ये भी तो देखते हैं कि इस देश पर उरी हुआ, इस देश पर पहलगाम हुआ, इस देश में पुलवामा हुआ, अमरनाथ यात्रा के ऊपर अटैक होता है। मुंबई अटैक तो तब रहा है जब बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट थी भी नहीं, संसद के ऊपर हमने हमला देखा। ये सारे जो इंसिडेंट हैं वो भी तो पाकिस्तान की ही शक्ल है। लेकिन वो हिंदुस्तान अलग था जो कि कांग्रेस के राज में चल रहा था। हाँ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। हाँ, उस समय जो आप कह रहे थे बम्बई पर अटैक हुआ। हाँ, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। काशी में हुआ, संकट मोचन मंदिर पर हुआ, मार्केट में हुआ, दिल्ली के मार्केट में हुआ, अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। तार तो पाकिस्तान में जुड़ते हैं। हुए, उसका जांच हमने करवाया। हवाने में सहमत हो गए थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कि जुड़कर हम जांच करेंगे। उसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इस जो भी हमने सोचा हो, बम्बई को छोड़कर, जहाँ की हमने कहा कि पाकिस्तान का हाथ है, तब हम मुशर्रफ जी से मिले और शिखर पर मिलने के लिए तैयारी की ज़रूरत है, जो कि ज़मीन पर होता है। कौन गया कारगिल के बाद पाकिस्तान? अटल बिहारी जी बीजेपी के थे। हाँ, तो अब नहीं जा रहे ना, अब तो बदल दी वो नीति। जबकि पाकिस्तान के बारे में हाँ, यही गलतफहमियां फैले जा रही थी। उसी आदमी ने जंग हुआ था मैडम बांग्लादेश के सिलसिले में। आपके लिए वो इतिहास हो सकता है, मेरे लिए इट इज़ अ लिव्ड एक्सपीरियंस। मैं भी बांग्लादेश में सन 72 के दौरान बार बार गया था, क्योंकि मैं इंचार्ज था वहाँ की रिलीफ सप्लाईज भेजने में। ठीक। तो वहाँ सिलेट से लेकर चिटागांग तक का दौरा मैंने, जबकि मेरा उम्र 31 साल का था, मैंने किया। और पाकिस्तानी हरकतों के बारे में मुझको सब लोगों ने बताया। तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि पाकिस्तान का एक मुख है। लेकिन ये हमें समझना है
कि पाकिस्तानी हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त बनने को वो तैयार है, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है। इट टेक्स टू हैंड्स टू शेक। कोशिश मेरी रहती है कि पॉडकास्ट में सिर्फ राय जानूं। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तर्क या कुतर्क पे आऊँ, लेकिन क्योंकि ये एक बात है जिस पर मैं सहमत नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए पलट के दोबारा सवाल पूछ रही हूँ। पूछिए। बहुत लंबा मौका कांग्रेस के पास भी था इस देश में, जब आप जैसा बोल रहे हैं वैसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर भी सकते थे और शायद ये जो आतंकी है वो ख़त्म हो सकते थे, लेकिन वो दंश हम आज तक झेल रहे हैं। मैं समझना ये चाहती हूँ कि जब कोई हर बार पीठ पे छुरा घोंपे तो उससे बात क्यों की जाए, हर आतंकी हमले को क्यों भूला जाए। मैं थोड़ा लंबा सवाल कर रही हूँ सर। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने कई पॉडकास्ट किए, जिसमें मैंने मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का पॉडकास्ट किया, आपके दुष्यंत जी हैं, दुष्यंत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, और मुझे लगता है आर्मी ऑफिशियल्स के हमने कम से कम 15-20 पॉडकास्ट किए हैं। और उन सभी का, चाहे वो मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, या वो कोई सिपाही है फौज का, उन सब का यही कहना था कि ये दिल मांगे मोर। उन सब का यही कहना था कि हम तैयार ही इस दिन के लिए हुए हैं कि ऐसी कोई स्थिति आए तो हम पाकिस्तान को पलट के जवाब दें। अब वहाँ की आवाम बहुत अच्छी है, वहाँ की आवाम हमसे दोस्ती करना चाहती है, हुक्मरान तो नहीं चाहते ना। आतंकी हमले तो बार बार हो रहे हैं। अब इसका आप जो भी जवाब दीजिएगा, मैं अगले सवाल पे चली जाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं सहमत नहीं हो पाई, इसलिए मैंने पलट के कहा। तो आप मुझसे जवाब नहीं चाहते? चाहती हूँ सर। चाहते हो? हाँ। तो तब मैं उतनी ही लंबी जवाब दूंगा जितना लंबा आपका सवाल रहा है। अव्वल तो मैं ये बताऊं कि आप मात्र आर्मी लोगों से बात कह रहे हो। उनका फर्ज है, उनका काम है ये जंग छेड़ने का। जंग छेड़ना नहीं, वो तो पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन जंग को जारी रखने का और वहाँ जीतने का। आप जा रहे हो ऑपरेशन सिंदूर पर, आप जाइए उस ऑपरेशन पर जो कि 47-48 में हुई। दीपक कपूर, जिनका जिक्र मैंने किया, उन्होंने मुझसे आज तक कहते आए हैं, और श्रीनगेश के बेटे अशोक ने हाल में ही मुझे बताया है कि हम तो पूरे पाक कश्मीर को ले लेते, लेकिन आप जैसे राजनीतिज्ञों ने, पंडित जी जैसे कायर आदमी ने हमें रोका। तो आर्मी तो और कुछ नहीं कहेगा। लंबे कितने नाम आपने लिए, लेकिन प्रवीण सानी का नाम नहीं लिया, आपने पावन नायर का नाम नहीं लिया, अब ऐसे भी, और मेरा नाम भी नहीं लिया। मैं भी इस विषय पर पूरे 12 महीने से बोलते आ रहा हूँ, और बहुत से लोग हैं जो इन जनरलों की बात से असहमत है। कांग्रेस क्यों नहीं सुलझा पाई फिर मुद्दा? ये नौबत ही नहीं आती। ये मेरा सवाल है अपनी ही पार्टी से कि उन्होंने क्यों शशि थरूर को वहाँ जाने का, प्रोपेगेंडा करने को इजाज़त दी, क्यों गुलाम नबी आज़ाद को भेजा, क्यों दूसरे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनको भी ये फजूल प्रोपेगेंडा करने के लिए भेजा, और कोई भी कामयाब नहीं रहा। डिप्लोमेसी का काम है दूसरों को सहमत करने का। अब 1971 में जबकि जंग हुआ बांग्लादेश के सिलसिले में, तब 2 राज्य हमारे साथ रहे, मात्र 2, एक भूटान, एक मॉरिशस। क्यों नहीं हमारा साथ दे रहे हैं आज? हमारे पड़ोस पे जो हैं नेपाल, उसने हमारा साथ नहीं दिया। छोड़िए इन देशों को, सबसे छोटी देश मुल्क में जो वानुआटू है, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिजी ने हमारा साथ नहीं दिया, हालांकि वहाँ हिंदुओं की बहुमत है। ट्रिनिडैड ने हमारा साथ नहीं दिया, हालांकि वहाँ की बहुमत भी हिंदू है। गयाना ने नहीं दिया, इसके बावजूद कि मोदी जी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के पहले वो गयाना गए थे। तो दुनिया जबकि हमसे सहमत नहीं है, तो मुझे लगता है कि असली सवाल ये है कि क्यों नहीं दुनिया मान रही है, जो हमें सवाल बिना पूछे मानने को आप बता रही हैं कि पाकिस्तान के कम से कम जो उनका फ़ौज है
और जो सरकार है वो दुष्ट लोग हैं। मैं तो अब ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस ने क्यों नहीं सॉल्व कर लिया फिर? ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। जबकि हम थे तब हमने कहा, और जब मैं हम कह रहा हूँ उसमें मैं अटल बिहारी जी को जोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो विदेश मंत्री जिन्होंने कि मुझे कराची भेजा, और बाद में पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला कि मणिशंकर जैसे एक अनुभवी व्यक्ति नहीं है जो कि पाकिस्तान को इतना अच्छा जानते हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका अनुभव इतना ज़्यादा है, उनका ज्ञान इतना ज़्यादा है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जबकि मैं कांग्रेस को बुलाता हूँ मुझसे बात करने के लिए, तो मैं इस इंतज़ार में हूँ कि मणिशंकर वफ्द में रहे, लेकिन वो कभी मणिशंकर को भेजते नहीं हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उन्हीं की पार्टी उनका साथ नहीं देती। तो ये है, जबकि आप छोड़िए कांग्रेस को, जबकि वाजपेयी जी 3 मरतबा प्रधानमंत्री बने, और तीसरे वक्त क्योंकि 13वीं हो गई थी उनकी दोनों पहले बार, तो जबकि वो बने मुकम्मल तौर पर 5 साल के लिए, तो उनके फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी का क्या बुनियाद था? यही जो उन्होंने कहा कि हम हमारे कश्मीर का हल निकालेंगे 3 आधार पर: कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। और उन्होंने बातचीत जारी रखी। अरे बहुत कुछ मिला है, जो भी रचनात्मक हुआ है हमारे दोनों देश के बीच में। आप इस इतिहास को पढ़िए। आखिरी किताब जो निकली है वो पल्लवी राघवन का है, जिसमें वो बताती है कि पाकिस्तान के बनने पर, जबकि हिंदू मुसलमान तनाव बिल्कुल शिखर पर था, तो तब किस तरीके से बातचीत होती थी दोनों के बीच में, ये तय करने के लिए कि जो शरणार्थी हैं उनका देखभाल कैसा किया जाएगा, कि जो जायदाद छुड़ा गया है दोनों देशों में उसको संभालने के लिए क्या इंतज़ाम होगा, कि अमन और चैन वापस लाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, और कैसे हम आगे भविष्य में एक दूसरे के साथ रिश्ते रखें। और उसका नतीजा था नेहरू लियाकत पैक्ट, जो कि इतिहास में सबसे पहला समझौता है कि 2 अलग अलग ममालिक इस पर सहमत हों कि हर एक मुल्क अपने तरफ से पूरे कदम उठाएगा अपनी अक़लियतों को बचाने के लिए। तो यहाँ तक हम जा सकते हैं, कश्मीर के मसले का हल निकाल सकते हैं। तो मोदी जी के शॉटगन के साथ क्या हो सकता है? और आपके जनरल्स जो हैं उनका काम हल निकालने का नहीं है, जंग लड़ने का है। मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, सर के घर हम इस वक्त मौजूद हैं, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनको कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। अभी आपने कहा लेकिन हाल में मैं कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीने लगे, सर ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं जानना ये चाहती हूँ कि आपको चाय जब इतनी पसंद रही है शुरू से, तो आपने 2014 में ये भविष्यवाणी कैसे की फिर कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? अच्छा, इसका सबूत आप कृपया मेरे सामने पेश कीजिए। आज तक वो जो जनवरी 17 तारीख 2014 को हमारी इंटरव्यू हुई थी तालकटोरा स्टेडियम में ANI की तरफ से, वो आज तक आप खोज निकाल सकते हैं यूट्यूब पर। उसको खोज निकाल कर मुझे उन शब्दों को बताइएगा, दिखाइएगा, जहाँ की मैं कहता हूँ कि मोदी जी चाय वाला होने के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये तो बड़ी चतुरता के साथ प्रशांत किशोर ने मोड़कर इसको दोहराया। और किसने मुझे ये बताया? प्रशांत किशोर खुद मेरे घर आए, मेरे साथ उन्होंने भोजन किया,
हाँ। और हंसते हंसते उन्होंने कहा कि जबकि मैंने सुना कि आप चाय और मोदी को जोड़ना चाहते हैं, तब मुझे पता लगा कि मुझे क्या करना है प्रोपेगेंडा में। तो मैंने चाय पे चर्चा को शुरू किया, होलोग्राम भेजा, जो कि कभी पहले भारतीय राजनीति में दिखाया नहीं गया था, और चाय की दुकानों पर विभिन्न जगह पर मैंने 2-4 लोगों को बुलाया, होलोग्राम को पहुंचाया, और फिर बातचीत हुई आपके शब्दों पर। तो जबकि मैंने कहा कि कैसे मेरे बात शब्दों पर आप ये बात कह सकते हो, तो उन्होंने कहा कि शब्दों की क्या ज़रूरत है, जो आपके मन में था उसको मैंने दिखाया। मैंने कहा कि मेरे मन में कभी नहीं था, मैंने उसी इंटरव्यू में कहा था, हालांकि उन शब्दों को आज के दिन आप ANI के क्लिप में नहीं देख सकते हो, कि ये मोदी जी जो हैं उनको इतना नहीं पता कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए। वो सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर को एक ही समझ रहे थे। मैंने कहा कि इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि नालंदा हिंदुस्तान में हो, लेकिन तक्षशिला तो पाकिस्तान में है। मैंने कहा कि ऐसा आदमी कैसे एक महान दानिश्वर और एक ऐतिहासकार जैसा कि नेहरू जी थे, उनका मुकाबला करने में कैसे निकले। और फिर मैंने कहा, और वो बहुत तेज़ी से निकलती है, कि ये आदमी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और ये कहने के बाद हंसी मजाक में मैं तो मुस्कुरा रहा था कि यदि हारने के बाद इनको कुछ चाय बेचने की आवश्यकता हो या चाय का वितरण करने की आवश्यकता हो और वो चाहते हों, तो यहाँ हम कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। तो कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि चाय वाला होने के कारण वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे शुरू से शक था कि ये जो चाय की सर्विस की बात कर रहे थे वो सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद एक खुलेआम निकल आया कि वडनगर में जो उनका गांव था या उनकी छोटी शहर थी गुजरात में, वहाँ तो कोई रेलवे प्लेटफॉर्म ही नहीं था 1973 तक, जब तक कि वो कम से कम 23 साल के हुए होंगे। तो कौन से प्लेटफॉर्म पर वो चाय का वितरण कर रहे थे? आज के दिन उसी जगह पर जहाँ की अब प्लेटफॉर्म बना है, हाँ। आप देखेंगे कि मोदी का चाय दिया जा रहा है, उसको आप ले सकते हो। लेकिन उस समय वो प्लेटफॉर्म था ही नहीं। तो जबकि प्लेटफॉर्म ही नहीं था, तो कौन सा ट्रेन 1 मिनट से ज़्यादा रुकेगा? तो 1 मिनट के अंदर आप कितने लोगों को चाय दे सकते हो और उनसे पैसे वसूल कर सकते हो? मैं तो छोटी थी तो मैं देखती थी वो चाय लेके चढ़ जाते थे ट्रेन में, चाय वाले, और फिर वो अगले स्टेशन तक जाते थे पूरे डब्बे में बेचते हुए। शायद आपको ये जानकारी हो, लेकिन उस समय बताया गया था कि प्लेटफॉर्म पर वो चाय का वितरण करते थे, चाय का सर्विस करते थे। ये स्पष्टीकरण जो आप मुझे दे रहे हैं वो उसी टाइम में थे, लेकिन वो उनका मकसद नहीं था। ये कोरी कहानी है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, उन्होंने कभी चाय नहीं बेची। जहाँ तक कि मुझे पता है प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने प्रशांत किशोर की फिर डांट नहीं लगाई कि मेरे बयान को तुमने कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया? आपकी नाराजगी नहीं थी फिर प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर ने मुझे बताया, हाँ। जबकि उनकी बहुत बड़ी जीत थी वेस्ट बंगाल में, तो तब तक तो 10-12 साल गुजर चुके थे, और इसलिए, और वो मेरे मेहमान थे, तो मैं उन पर फूट पड़ता। नहीं। माफ़ कीजिए, मैं मोदी नहीं हूँ, मैं मनीशंकर हूँ। अब मुझे आप ये बताएं, जैसे ये 2014 का चाय वाला बयान था और इसको जैसे गलत तरह से प्रचारित किया गया, ठीक वैसे ही 2017 वाला बयान था जिसको ऐसे प्रचारित किया कि आपने मोदी जी को
नीच आदमी कहा, ठीक उसी ढंग से। तो मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम बनना, आपके बयानों को जिस तरह से भुनाया गया बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, तो आपको लगता है ये जो 12 साल वाला उनके ऊपर रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया है, उसमें आपका भी फिर योगदान है? हाँ, ये बहुत मीडिया के लोग कहते हैं, और राजदीप देसाई तो बार बार कहते रहा है कि थैंक यू नोट्स मोदी जी को भेजना चाहिए, और आखिरी थैंक यू नोट तो मणिशंकर को भेजें, क्योंकि उन्हीं के कारण वो जीत कर आए। अब गजब की बात है कि मैं इतना शक्तिशाली और प्रभावित व्यक्ति हूँ कि एक पूरा चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने किसी के लिए जितवाया। अरे मैं तो किसी को जितवाना था तो राहुल गांधी के लिए करना था, लेकिन बताया जाता है कि मैं इतना प्रभावी हूँ कि मेरे कारण ही मोदी जी जीत कर आए, और 12 साल से वो राज कर रहे हैं, और अभी 2 साल रहे कि मैं वनवास में हूँ। देखिएगा, जो गलत फहमी फैलाई गई थी मीडिया की तरफ से मेरे चाय वाले कहने के बारे में, वही उसी किस्म की गलत फहमी मोदी जी ने खुद फैलाया, और दो चार चीज़ इकट्ठे हुए थे। मैं वो क्रोनोलॉजी आपको बताऊं। 6 दिसंबर को सुबह के टाइम अंबेडकर भवन का उद्घाटन हुआ, जहां की मोदी जी बोले। 6 तारीख शाम को मेरे कॉलेज के मित्र, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन गए थे 5 साल से लेकर, खुर्शीद कसूरी साहब, वो दिल्ली आ रहे थे। नूर बानो के ख़ानदान में कोई शादी हो रही थी, और कसूरी साहब का कोई रिश्ता है उस रामपुर ख़ानदान के साथ। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ भी दावत है, तो उन्होंने कहा कि बस एक ही दिन मैं आ सकता हूँ, 6 तारीख शाम को, क्योंकि बाकी दिन जो मैं इंडिया में हूँ वो रामपुर ख़ानदान में मैं बिताऊँगा। तो मैंने उनको बुलाया, और उनका नाम इतना बड़ा था कांग्रेस में, और हमारी जो सरकार थी जो 10 साल से चली मनमोहन जी के नेतृत्व में, उसमें उनका शान इतना था कि उस दावत में मैं नहीं था, केवल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आए खुर्शीद से मिलने, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह आए कसूरी साहब से मिलने, पूर्व हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दीपक कपूर, जिनके पहले नाम से आप वाकिफ़ हो, वो भी आए उसी मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने का, हालांकि मैं कभी उनसे पहले नहीं मिला था। फिर सारे जितने जीवित हाई कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स हमारे रहे हैं पाकिस्तान में, उन सब को मैंने बुलाया, और वो सब पहुंच गए। चंद पत्रकार भी थे, और एक जो कि मुझसे सहमत नहीं था, लेकिन फॉरेन सर्विस में बहुत जाने माने था, चिन्मय घारे खां, वो भी आए। और कसूरी साहब अपने एम्बेसडर के साथ भी पहुँचे, लेकिन थोड़ी देरी में। तो मैंने मामला शुरू कर दिया था, और हर एक व्यक्ति जिनको मैंने बुलाया, उन सब से 5-10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर अंदर कुछ कहने को कहा पाकिस्तान और भारत के संबंध में। तो एक के बाद एक वो बोल रहे थे। सब ये कह रहे थे कि हमें इनके साथ सही रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि कुछ हल निकल आएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसले जो हैं, उनसे उनका कुछ हल निकलेगा यदि हम उनसे चर्चा करें। मनमोहन जी ने कहा कि मैं सुनूंगा, बोलूँगा नहीं, लेकिन नटवर जी खुलेआम बताया कि क्या करना चाहिए। दीपक कपूर जी भी, उन्होंने
थोड़ी झिझक में लेकिन अपना समर्थन दिया इस प्रस्ताव को कि हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक कि ये पत्रकार थे उनको मैंने कम समय दिया क्योंकि वो सुनने के लिए आए थे, बोलने के लिए नहीं। और फिर कसूरी साहब ने इनका जवाब दिया और फिर हमने एक बहुत अच्छा भोजन, मैं समझता हूँ, मेरी पत्नी ने सबको दिया और हम निकल गए। ये हुआ 6 तारीख को। 7 तारीख को ANI के कोई आते हैं ताजमहल होटल में, जहाँ की मैं कसूरी से मिलने गया था। और ताज होटल उनको इजाज़त नहीं देती है अंदर आने का। ये ताज मानसिंह की बात कर रहा हूँ। तो वो बार बार मुझे फ़ोन करे और मैं बार बार खुर्शीद का काम करूं, क्योंकि खुर्शीद अपने राजदूतावास पे चले गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे वापस आने में कुछ देरी हो तो मेरे लंच के मेहमान जो हैं उनका देखभाल तुम ही करो। यहाँ तक हमारी दोस्ती है। तो क्योंकि मुझको बार बार तंग कर रहा था वो ANI का आदमी, मैं नीचे गया। मुझे नहीं पता था कि अंबेडकर भवन में मोदी जी ने क्या कहा है। उनका हमेशा का बकवास होगा, मैंने सोचा। तो उन्होंने कहा कि राहुल के बारे में मोदी जी ने अंबेडकर भवन में खाम कहा कि ये बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, कि जबकि वो बाबा भोलेनाथ के पीछे भागे हुए हैं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे शब्द इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा कि इस आदमी में कोई सभ्यता नहीं है, वो अपने ज़बान पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। ये नीच किस्म के आदमी हैं। और आपने अभी मुझे बताया कि मोदी जी कह रहे थे कि मैंने कहा कि वो नीच आदमी है। राइट। अब मेरे जैसे व्यक्ति कभी ये कहेगा किसी आदमी के या किसी औरत के जात के बारे में? मैं क्यों आपको एक ब्राह्मण समझूं क्योंकि क्या कहते हैं तिवारी आपके नाम से जुड़ा है, या मैं क्यों आपको क्षत्रिय के लिहाज से देखूं क्योंकि कपूर भी आपके नाम में जुड़ा हुआ है, और क्योंकि आपका पूरा नाम हिंदू लगता है मैं क्या आपको हिंदू के लिहाज से बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ऐसे सोच तो मोदी जी के मन में है, मेरे मन में नहीं है। और वो मेरे मन को समझते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने मन के सिवाय और किसी का मन उन्होंने कभी समझने की भी कोशिश नहीं की है। इसीलिए ट्रंप ने उनको गुमराह किया है, एक कठपुतली बनाया है और भारत का जो ईमान है उसको कम किया है। खैर, हम उस दिन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि गौर से मैंने उसको देखा और इस किताब में भी उसका जिक्र है, पता नहीं इस वॉल्यूम में या दूसरे वॉल्यूम में सर होगा। हाँ। कि मोदी जी हर जगह जाकर उस दिन ये कह रहे थे कि 2 चीज़ कह रहे थे। एक कि मैंने उनको नीच जात बताया, जो मैंने कभी नहीं किया था और जिसको आप भी मान रही हैं। आपने मुझसे ही कहा कि मेरे शब्द थे नीच किस्म का आदमी। अब नीच तो मात्र जात के साथ नहीं जुड़ता है, वो अलग अलग व्यवहार के साथ जुड़ता है। तो खैर उसको छोड़िए। मोदी जी ने अचानक कहा कि ये जो षड्यंत्र रचाया जा रहा था उनके घर में, जहाँ की पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से लेकर इतने लोग वहाँ जमे हुए थे, जो कि इसलिए जमे कि वो चाहते थे कि अहमद पटेल, एक मुसलमान, उसको गुजरात में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर वो आगे गए और उन्होंने कहा कि मणिशंकर पाकिस्तान जा रहा है मुझ पर सुपारी निकालने के लिए। माफिया कौन सुपारी निकालता है?
उन्होंने कहा कि इस आदमी को मानना चाहिए कि वो देश दुश्मन है। तो मैंने नहीं सुना था, लेकिन जब कसूरी साहब को मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन में ले गया भाषण देने के लिए, तो तब मैंने देखा कि बहुत से टीवी कैमरास मौजूद हैं। मैं तो खुश हुआ कि पाकिस्तान की आवाज़ सुनने के लिए इतने लोग मौजूद हैं। लेकिन ये भी मैं देख रहा था कि कैमरा को चलाने के बाद वो सब बैठ गए थे, जबकि कसूरी साहब बोल रहे थे। लेकिन मीटिंग होने के तत्पश्चात जब चाय के लिए हम गए, तो ख़ास तौर पर रिपब्लिक टीवी का जो प्रतिनिधि था, हाँ। वो और फिर बाकी सब लोग, इतनी भीड़ मेरा पीछा कर रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे चाय पीने दीजिए और अपने मेहमान को घर भेजने का इंतज़ाम करने दीजिए। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। और जबकि मैं वापस चाय की जगह को छोड़कर हॉल में आया, तो ये असभ्य रिपब्लिक के आदमी वो अपना माइक मेरे सामने लगाते रहा। और एक बेचारी महिला थी, एक नौजवान महिला, जिसको वो बार बार ऐसे हटा रहा था। उनका लाउड स्पीकर मेरे पास नहीं पहुंचना चाहिए, और उलट पुलट किस्म के सवाल करने लगे। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने आपको हैज़ डिमांडेड दैट यू अपोलोजाइज। तो मैंने कहा राहुल जी ने कहा है? हाँ, सबको पता है। मैंने कहा कि मैंने नहीं सुना है, लेकिन वो चाहते हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये कहने लगे कि इसका मतलब क्या बना। तो मैंने कहा कि उर्दू का शब्द है। उन्होंने कहा कि उर्दू बोलने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उनको ये नहीं पता था कि मतलब और माफ़ी दोनों उर्दू के शब्द हैं। रिपब्लिक था ना, इसलिए बुद्धि नहीं है। तो लेकिन वो बिल्कुल असभ्य तरीके से अपना जो क्या कहते हैं माइक को आगे लगा रहा था, आगे बढ़ा रहा था। वो बेचारी, उसको मौका नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसको एक तरफ करने के लिए, और वो उसको ज़रा एक तरफ किया, और उसको लेकर ये बताया गया कि पहलगाम जैसे आतंकवाद में हूँ, कि मैंने रिपब्लिक टीवी का जो माइक है उसको एक तरफ किया। खैर छोड़िए उसको। हाँ। फिर मैं बाहर निकला। नया मेरा फ़ोन था, और उसको कैसा चलाएं मुझे पूरी ज्ञान नहीं थी। तो वहाँ मुझे जाना था मल्टीपर्पज़ हॉल IIC में। और वहाँ पहुँचने पर किसी और के फ़ोन पर मुझको अपने PA से संदेश मिला कि अहमद पटेल बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, और कि मुझे एकदम उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं नहीं जानता था कि अपने नए फ़ोन को कैसे चलाएं, मैंने किसी और से कहा कि आपका फ़ोन, आप इस फ़ोन पर इस नंबर लगा सकते हो क्या। तो उन्होंने मिलाया, और फिर अहमद ने कहा कि नहीं, वो सोनिया जी कह रही थी कि आप अपॉलॉजी मांग लीजिए। और फिर लेकिन मैंने देखा टीवी पर कि आपने मांग लिया है, तो भूल जाइए, अब इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खुश हुआ। लेकिन घर पहुंचने पर मेरे पास चिट्ठी आई। किन से? वो डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से, जिसमें 3 सबसे वरिष्ठ जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, वो थे मेम्बरान। AK एंटनी चेयरमैन, मोतीलाल वोरा जो कि ट्रेजरर थे, और सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। और उन्होंने कहा कि ये है शो कॉज नोटिस, और इसका जवाब आप दीजिएगा। तो मैं एकदम तीनों को मैंने फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो शिंदे जी ने कहा कि यहाँ ऑफिस मत आओ, राजीव गांधी फाउंडेशन पहुँच जाओ, लेकिन अंधेरे होने के बाद। और तब मैं वहाँ पहुँचूँगा
लेकिन आप मुझसे वहाँ जब मैं उतर रहा हूँ बात मत करो, मेरे पीछा करो, और मेरे पास एक अलग चाबी है जिसके साथ हम फाउंडेशन के अंदर जा सकते हैं। और अंदर पहुँचने पर हाँ। और उनके कमरे तक पहुँचने पर हाँ। उन्होंने कहा कि शो कॉज नोटिस में लिखा है कि आप शो कॉज कीजिए, लेकिन तब तक मत लिखो जब तक कि हम राहुल जी से मिले और राहुल जी को बताएं, उसके पूछे कि आपको क्या लिखना चाहिए अपने जवाब में। खैर, मेरे खैर मकदम के लिए वो बता रहे थे, तो मैं फिर मोतीलाल जी के घर गया। घर क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि तुम ऑफिस मत आओ। तो जबकि मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि आप जवाब न भेजिए जब तक कि हम राहुल से बात नहीं करते, और राहुल से बात करने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या आपको लिखना है। तो अगले दिन सुबह हाँ। मैं AK एंटनी के यहाँ पहुँचा और कहा कि मैं करूँ क्या, और उन्होंने कहा अंग्रेज़ी में मुझसे कि डोंट राइट एनीथिंग until we've spoken to Rahul ji and he will tell us what you should write. तो मैं इंतज़ार में रहा। राहुल गांधी बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। तो फिर 8 महीने में मैं इंतज़ार में रहा कि राहुल जी खुद या ये लोग उनके दूत जो है वो मुझे बताएंगे कि क्या लिखना है। हाँ। बीच में मैं प्रियंका से मिला और फिर मैंने उनसे कहा कि 16 जून मेरे ख्याल में है तारीख, या 23 ऐसा कुछ है, जबकि राहुल जी का जन्मदिन है। तो उस दिन उनको मेरे शुभकामनाएं दीजिए अपने जन्मदिन के। तो प्रियंका ने कहा कि आप क्यों नहीं खुद देते हो। मैंने कहा कि मैं अभी सस्पेंड हूँ तो उनसे मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन निजी तौर पर क्योंकि मैं आपके ख़ानदान से इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा आपसे बस इतना अर्ज़ है कि आप उनको बस हैप्पी बर्थडे कह दीजिए मेरी तरफ से। तो उन्होंने कहा तो तब आप लिख कर भेज सकते हो। तो मैंने कहा कि लिख कर भेजना तो मुझ पर पाबंदी है, लेकिन आप उनसे पूछिए। और बाद में प्रियंका ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हाँ आप लिखित भेज सकते हो। तो हम अमेरिका जा रहे थे कतर एयरवेज़ में, और यहाँ दिल्ली और दोहा पहुँचने तक मैंने वो चिट्ठी लिखी जिसमें कि शुभकामनाएं मैंने दी, लेकिन साथ साथ अपने हालत के बारे में भी मैंने लिखा। ये वही चिट्ठी है जिसके लिए आपकी वाइफ ने कहा था कि तुम अपनी सारे प्राइड को एक साइड में रख के और आत्मसमर्पण कर रहे हो राहुल गांधी के आगे। ये वही चिट्ठी है क्या? वही चिट्ठी है, और कतर एयरपोर्ट पर मैंने उनको वो ड्राफ्ट दिखाया और उसको देखने पर वो चौंक उठी और बहुत नाराज़गी से कही कि ये लड़का जो है ये तुमसे 30 साल छोटा है। उनके पिताजी के के साथ आपका खास संबंध था, तो इसके सामने तुम घुटना टेक रहे हो, तुम में कोई आत्मविश्वास नहीं है। तो मैंने कहा ठीक, तो इस ड्राफ्ट को मैं छोड़ूंगा। और कतर से लेकर बॉस्टन पहुंचने तक मैंने दोबारा लिखा। बहुत झिझक में था कि उनको दिखाऊं या नहीं, लेकिन आखिरी जो मकाम आया, हम उतरने वाले थे बॉस्टन में, तो मैंने उनसे कहा, वो बगल में बैठी थी, कि इसको तुम पढ़ो। तो पढ़ी और कही कि तुम बिल्कुल निकम्मे आदमी हो, ऐसे फजूल आदमी हो जो कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हो और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जिसको आप जैसे बुज़ुर्ग जिसने इतना दान दिया है पार्टी को और देश को, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि यही है कांग्रेस का तरीका। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तरीका जहन्नम जाए, लेकिन मैं उस आदमी से शादी करके नहीं रहना चाहती हूँ जो कि ऐसे शब्दों में एक छोटे से लड़के को लिखे। तो तब तीसरे बार बॉस्टन पहुँचने के बाद
मैंने फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया। फिर सुनीत ने कहा कि मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, जो तुम करना चाहते हो करो। तो उस चिट्ठी को मैंने प्रियंका को भेजा। मुझे लगता है कि प्रियंका आगे राहुल को भेजी, और राहुल ने बाद में 1 महीने 2 महीने के बाद एक थैंक यू फॉर योर बर्थडे ग्रीटिंग्स चिट्ठी लिखकर और मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक सिग्नेचर लगाकर मुझको भेजा। तो सुनीत ठीक कह रही थी कि या तो मैं न लिखूं कोई चिट्ठी, हाँ। या तो अपने सम्मान को बचाते हुए मैं कुछ ऐसा लिखूं जो कि सीधी बात हो दो साथियों के बीच में। अब ये मेरा बस का काम नहीं था, क्योंकि मैं कांग्रेस में था, हाँ। कांग्रेस में मैं पला था, हाँ। कांग्रेस में ही मेरे अपनी जीवन मैंने देखा उगते हुए। तो मैंने कुछ लिखा, हाँ। सुनीत ने कहा कि वो नहीं पढ़ेगी, भेज दिया। और शायद इसका नतीजा था कि पूरे 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, अगस्त महीने में उनके एक असिस्टेंट हैं राजू नाम के, जो कि IAS में थे, उनको मेरे पास भेजा ये कहने के लिए कि आपका सस्पेंशन को हम पूरा करेंगे 20 अगस्त को, जो राजीव जी का जन्मदिन है, और उसके बाद फौरन राहुल जी आपसे मिलेंगे। तो मैं गया 20 को वहाँ वीर भूमि, और वहाँ पता लगा कि मुझसे मिलने के बजाय इस फंक्शन के ख़त्म होने पर ही राहुल जी सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से लंदन होते हुए हैम्बर्ग पहुँचने के लिए। आपसे मिलेंगे नहीं? मुझसे तब भी नहीं मिला, और फिर पूरे कोई 4 साल तक मुझसे कभी नहीं मिले। लेकिन जबकि सन मेरे ख्याल में 2022 था, तो मेरे ख्याल में याद नहीं है ठीक तरह से, और मार्च महीने था, और क्योंकि क्या कहते हैं वो कोविड का ज़माना था, तो ग्लास पैनल्स लगे हुए थे उनके ऑफिस में। तो मैं वहाँ गया 10 मिनट के लिए, ये पूछने के लिए कि मुझे वो राज्यसभा में या लोकसभा में लाने का कुछ सोच कर रहे हैं क्या। और बजाय मुझे 5 मिनट में हाँ या ना कहने का, उन्होंने मुझे कुल मिलाकर 2 घंटे बिठा कर रखा, जिसके दौरान उन्होंने 1.5 घंटा बोला और मुझसे कहने लगे कि वो कितने स्पिरिचुअल हैं, कि कितना हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, कि कैसे उन्होंने न केवल रामायण और महाभारत का अध्ययन किया है, लेकिन चारों के 4 वेद वो पढ़ चुके हैं।